So welcome back. So finally in this chapter, in this lecture, we are going to discuss about the theory of evolution part. ठीक है? And I hope you have already watched the previous video जिसमें हमने cover करा था कि how human baby born. ठीक है? And why we have learned that topic, why we have discussed that topic also, because so that we can understand theory of evolution better, right? So और इसको पढ़ाने के पीछे का मोटिव क्या था, ताकि हम समझ पाएँ कि नेचर किस तरीके से काम करता है। नेचुरल लॉज जो होते हैं वो दीज व्हाट वी कॉल्ड एज अ फैक्ट, है ना। साइंस और क्या करती है, बस नेचर के लॉज को डिस्कवर करती है, इसी को हम एक तरीके से फैक्ट बोलते हैं, है ना। और देखो नेचर किस तरीके से काम करेगी ये हमारे ऊपर नहीं है, ठीक है। एक सेल किस तरीके से काम करता है, दिस ऑल आर मैकेनिकल, दिस ऑल आर नेचुरल्स, दिस ऑल आर controlled by nature and their rules and regulations. And the question is, who creates all these rules and regulations? We don't know. So this is why we call it as a nature. There would be somebody who has created some sort of laws, but आखिर ये एक सेल किस तरीके से काम करेगा, डू यू रियलाइज कि एक आखिर ये कितना मैजिकल है। अभी मैं बोल पा रहा हूँ, मेरे शरीर का एक एक हिस्सा एक सेल से बना है। दे आर वर्किंग फाइन एंड दे नो देयर जॉब, राइट। मेरा ब्रेन जानता है कि किस तरीके से काम कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ तो साथ ही साथ करस्पॉन्डिंगली मैं हाथ भी हिला रहा हूँ, और मेरे भीतर इतने सारे कुछ केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं, एंड आपके भीतर भी इतने सारे केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं जिसका आपको कोई आइडिया नहीं है। व्हेन यू लर्न व्हेन यू लर्न बायोलॉजी, देन यू विल रियलाइज कि हाउ इट इज़ वंडरफुल, राइट। बिकॉज अगर आपको चीज़ों के अंडरहुड के बारे में नहीं पता है, मतलब चीज़ें अंदर से काम कैसे करती है, तो फिर आप वो कहते हैं ना कि फील नहीं ले पाओगे एक तरीके से, ठीक है। सो दैट इज़ वाई वी आर कवरिंग ऑल दीज टॉपिक्स सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। सो एंड फाइनली वन डे we will definitely speak English, right? So let's start. And again, I would like to tell you one thing again कि चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है कि ये चीज़ मुझे क्यों पढ़ाई जा रही है, बट बिलीव मी, जस्ट फोकस ऑन द टॉपिक, राइट। एंड सो लेट्स स्टार्ट। अब तक हमने देखा कि सेल क्या होता है, किस तरीके से कन्वर्ट होता है, नेचर किस तरीके से बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट देती है। हमने देखा था कि कैसे एक स्पर्म और एक एग मिल करके जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं, एंड देन फाइनली इन सम सॉर्ट ऑफ पीरियड एंड वेरी स्मॉल स्पैन, वेरी स्मॉल टाइम में क्या होता है कि यही स्पर्म और ये एग मिल करके एक तरीके से बेबी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। डोंट यू थिंक दिस इज़ क्रेजी? आपको सही में नहीं लगता है कितना आश्चर्यजनक है, और कितना बहुत सारे सवाल ये खड़े करता है। इफ़ यू लुक एट वेरी क्लोजली, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन दैट ये बहुत ही ज़रूरी है कि ये सब तरीके के सवाल आपके दिमाग में आए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। थियरी ऑफ एवोल्यूशन का पर्पस क्या है? सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ आवर ब्रेन, ठीक है। हमारा ब्रेन किस तरीके से डेवलप हुआ है उसको हम समझ सकें, ठीक है। एंड इट इज़ गिवन बाय चार्ल्स डार्विन एंड इन 1859। एंड द थ्योरी स्टेट्स दैट, और ये थ्योरी क्या कहती है, और ये थ्योरी कहते हैं कि हाउ ऑल लिविंग बीइंग्स इवॉल्व्ड, कि दुनिया में ये धरती पे जितने भी हमें प्राणी दिखते हैं, जिसे हम सजीव कहते हैं, जिसे हम लिविंग थिंग्स कहते हैं, जो सांस लेती है, ग्रो करती है, वट एवर द थिंग्स दैट आर वट एवर हु फॉलो दीज थिंग्स, कि जो ग्रो करती है, जो सांस लेती है, जो एक तरीके से कुछ भी फंक्शन कर पाती है, ठीक है। ना कि जैसे कोई हम ईंट पत्थर की बात करें जो कुछ फंक्शन ही नहीं कर रहे होते। हाँ, उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कुछ तो हो रहे होते हैं, लेकिन दीज आर नॉट एज दैट फंक्शन जितना कि एक लिविंग बीइंग में होता है। जैसे हम मेरे शरीर में भी क्या हो रहा है, लाखों करोड़ों सेल्स हो रहे हैं, वो
मैं जब बोल रहा होता तो मेरे दिमाग में लाखों करोड़ों अरबों खरबों न्यूरॉन्स जो होते हैं एक्टिव होते हैं, ठीक है? तो हम उस लेवल की एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, नॉट कि जैसे इस माइक के अंदर क्या हो रहा है, जैसे इस पेन के अंदर क्या हो रहा है, इसका जो मेटल है वो काफ़ी स्टेबल है। हाँ, हाँ, इसमें कुछ इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्ड है, इसके कारण वो नीचे दिख पा रही थी ये। लेकिन और इन ऑल सेंस दे आर जस्ट मैकेनिकल, राइट? इनमें इतना कुछ लिविंग बीइंग की तरह इतना प्रोसेस नहीं हो रहा होता, ठीक है? एंड थियरी ऑफ एवोल्यूशन को समझने के लिए एक अच्छी बुक है, जिस बुक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, एंड द बुक इज दिस वन, see this one, yeah, this is the book, and here is the author, the scientist Charles Darwin, and this is Fingerprint book. The publisher is Fingerprint. Honestly speaking, I have never read this book. I have never read this book, but I know some sort of the outline of the book, कि इस book का outline क्या है, and this is what the fact is. So I tell you what I have to tell, what I have to say, ठीक है? ऐसा नहीं कहूँगा कि मैंने पूरी बुक पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो नहीं पढ़ी है, that is all, okay? And especially thanks to Dhruv Variety videos, and there are a lot of things that I have to keep account in myself while making videos. जैसे यहाँ पे मैं बहुत सारी इमेजेस यूज़ करता हूँ, तो उन्हें क्रेडिट देना पड़ता है, ठीक है? अदरवाइज़ कॉपीराइट का इशू आ जाता है, ठीक है? तो ध्रुव राठी की वीडियोस से, उनकी वीडियोस में मैंने बहुत सारे स्क्रीनशॉट उठाए हैं, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को समझने के लिए बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे मैंने, लेकिन फाइनली वो वीडियो जो मुझे सेटिस्फाइड कर पाई वो थी इन्हीं की वीडियो, ध्रुव राठी की। तो सो दैट इज़ व्हाई आई डिसाइडेड टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द मेजर फोटोज़, द मेजर इवेंट्स दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट, ठीक है? जिसके बारे में हम अभी स्टडी करने वाले, ठीक है? एंड देयर आर सम सॉर्ट ऑफ आइकन्स दैट आई हैव टेकन फ्रॉम फ्लैट आइकन्स, ठीक है? सो थैंक्स टू दीज गाइस, ठीक है? जिसके कारण आज का ये लेक्चर हो पा रहा है, ठीक है? सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, एवोल्यूशन का क्या मतलब होता है, ये कैसे होता है और इसका मेरी ज़िंदगी से क्या संबंध है? तो एवोल्यूशन का मतलब है बदलाव। लेकिन अब तो ठीक है, बदलाव तो है, लेकिन ये बदलाव कहाँ? दुनिया में हर एक जगह। अभी आप वीडियो देख रहे हो, अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो बदलाव तो बहुत कुछ हो रहा है। अभी मेरी उम्र बढ़ रही है धीरे धीरे, आपकी उम्र बढ़ रही है धीरे धीरे, ये ख़राब होता जा रहा है, धीरे धीरे ये पेन ख़राब होती जा रही है, धीरे धीरे ये कैमरा जिसमें मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो धीरे धीरे डिप्रिशिएट होता जा रहा है। तो चेंजेस आर हैपनिंग एवरीवेयर, राइट? सो मैं किस चेंज की बात कर रहा हूँ? क्या कोई भी चेंज इवोल्यूशन होता है? नहीं जी, नहीं साहब। चेंजेस किस में है? डीएनए में, ठीक है? अब ये डीएनए क्या होता है? अगेन हम पहले पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जस्ट गो एंड वॉच द वीडियो, ठीक है? डीएनए कुछ ऐसा दिखता है, हेलिक्स स्ट्रक्चर का, और इसमें क्या होता है? बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। यही बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक तरीके का बीज की तरह काम करता है। जैसे अगर हमें एक पेड़ लगाना होता है, तो पेड़ कैसे निकलता है? एक बीज से निकलता है, ना कि कोई आसमान से पैदा होता है। तो जैसे अब हम अपनी बात करें, ह्यूमन की बात करें, तो हमारी सारी की सारी जानकारी कहाँ स्टोर होती है? कि जैसे मान लो एक मेल और एक फीमेल है, जब मान लो उन्होंने फिर अपना सेक्सुअल इंटरकोर्स करा, तो स्पर्म फीमेल के वजाइना में गिरा, तो ऑल एंड दैट, तो फिर वो प्रेग्नेंट हो गई। तो फिर इस तरीके से जो नया बेबी बॉर्न होगा, उसकी बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर रहती है? मेल के द्वारा निकला हुआ स्पर्म और फीमेल के द्वारा निकला हुआ एग, इसमें क्या होता है? हमारा डीएनए स्टोर होता है। वी ऑल नो दैट, राइट? इसी में क्या होता है ना कि चेंजेस आ जाते हैं, और ये चेंजेस रैंडमली नहीं होते। ये चेंजेस एक तरीके से ये चेंजेस इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है कि इतने समय बाद ये चेंजेस हो जाएंगे। लेकिन एवोल्यूशन कैसे होता है? एवोल्यूशन का सबसे मेन
कोर कॉन्सेप्ट क्या है, डीएनए में कुछ बदलाव आ गया है। जैसे मान लीजिए मेल और फीमेल हैं, ठीक है, उन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स करा, प्रेग्नेंट हो गई वो औरत और उनका बेबी होने वाला है, ठीक है। तो जब वो डीएनए आपस में मिल रहे होंगे, तो मान लीजिए दोनों ब्लैक कलर के थे और उनका डीएनए जब मिला तो उनका डीएनए का वो हिस्सा जो बॉडी का स्किन कलर डिसाइड करता है, मान लो वो चेंज हो गया, मान लो कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण उसका स्किन हो गया थोड़ा सा वाइट हो गया, तो आने वाला जो बेबी होगा उसका कलर ब्लैक से ना होकर के वाइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और इसी को हम डीएनए चेंज कहते हैं, ठीक है। इसी को एक तरीके से आप एवोल्यूशन कह सकते हो, ठीक है। तो एवोल्यूशन क्या होता है, डीएनए में आया हुआ चेंजेस, ठीक है, और यही मेन है, डीएनए में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि डीएनए भी तो कहीं से किसी चीज़ से मिलके बना होगा, तो फिर अब ये क्या भला है। लेकिन इसके भी हम देखेंगे कि डीएनए कहाँ से आया, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इवोल्यूशन का बेसिकली जब हम कहते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। इवोल्यूशन का मतलब होता है डीएनए में चेंज आया है, ठीक है। और जब डीएनए के स्ट्रक्चर में चेंज आता है तो इसका सीधा असर जीव के शारीरिक और मानसिक संरचना पे पड़ता है, ठीक है। बायोलॉजिकल, फिजिकल और मेंटल, ये दोनों स्ट्रक्चर में चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और यहीं से हमारा सब कुछ कंट्रोल होता है, क्योंकि डीएनए ही होता है जो सब कुछ कंट्रोल करता है, क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन डीएनए के पास होता है। एक सेल में किसको क्या करना है सारा कुछ डीएनए बताता है ना। तो देखिए डीएनए में दो तरीके के चेंज हो सकते हैं। एक तो हो सकता है माइनर चेंज, कोई छोटा मोटा बदलाव हुआ, जैसे स्किन का कलर चेंज हो गया, आंखों का कलर चेंज हो गया, किसी के 6 उंगली आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं माइनर चेंज होते हैं, ठीक है। तो अगर माइनर चेंज हुआ तो जो जीव है उसकी बस प्रॉपर्टीज चेंज होती है, जैसे स्किन का कलर चेंज हो गया, 5 की जगह 6 उंगलियां निकल आई, तो ये सब छोटे छोटे चेंजेस हैं। इनमें बस क्या होता है कि जीव वही रहता है, वो जीव पूरी तरीके से जीव ही रहता है। जैसे मान लो जब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बेबी, तो ह्यूमन बेबी कहाँ से आया, मेल और फीमेल से। तो ऐसा मान लो अगर उनके डीएनए में इतना मेजर शिफ्ट हो गया कि अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि ह्यूमन बेबी है तो फिर कोई गाय का बच्चा फाइनली 9 महीने के बाद डिलीवर होगा, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो वो जो चीज़ है वो मेजर चेंज कहलाती है, कि अगर इस तरीके से जैसे कोई दो जीव हैं और जब उन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स करा और उससे जो प्रोडक्ट निकला वो कोई दूसरा ही अलग टाइप का जीव निकल गया, तो उसको हम कहते हैं मेजर चेंज, कोई बहुत बड़ा बदलाव आया है, ठीक है। तो माइनर चेंज होता है, कोई छोटा बदलाव होता है, तो उस जीव की कोई प्रॉपर्टी चेंज होता है, उसका कोई गुण चेंज होता है। लेकिन अगर कोई बड़ा बदलाव आता है तो पूरा का पूरा जीव ही चेंज हो जाता है। आपको सुन करके ये बात अटपटी लग सकती है कि ये कैसा हो सकता है। मान लो एक मुर्गा और मुर्गी है, दोनों आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स करा, तो वहाँ से कोई सांप थोड़ी निकल जाएगा। मैं इस तरीके के चेंजेस की बात नहीं कर रहा, लेकिन उन जैसे हमारे ही जैसे ह्यूमन में ही ना बहुत सारे अलग अलग तरीके के हमारे एंसेस्टर थे। जैसे ह्यूमन में ही अलग अलग तरीके के दिखने वाले एंसेस्टर थे, अलग अलग तरीके के आदमी थे, तो आप उनको क्या कहोगे, वो भी एक तरीके के ह्यूमन ही थे, लेकिन उनका जो डीएनए था, उनका डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर अलग था, ठीक है। सो डीएनए में हो रहे इसी फेर बदलाव को हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर डीएनए का वह पार्ट जो स्किन के कलर को डिसाइड करता है तो कलर चेंज हो जाता है, और नेक्स्ट लिविंग बीइंग में हमें वो स्किन कलर चेंजेस हमें ऑब्वियसली बात है देखने को मिलेंगे, ठीक है। हमने ये भी सुना है कि हमारे पूर्वजों के पास एक पूंछ भी हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हमने दो पैरों पर चलना शुरू किया वो पूंछ हमें क्या तकलीफ देने लगी, और इसी के कारण हम क्या करते हैं, इसी के कारण हज़ारों और लाखों समय के बाद, हज़ारों लाखों सालों के समय के बाद डीएनए का वो हिस्सा जो हमारे पूँछ के होने का ज़िम्मेदार था, वो क्या हो गया, धीरे-धीरे बदलना शुरू कर दिया, और एक समय पर वो पूरी तरीके से डीएनए के इन्फॉर्मेशन लिस्ट से बाहर हो गए। जैसे मान लो ये कोई डीएनए का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये वाला हिस्सा हमारी पूँछ होगा या नहीं, ये वाला हिस्सा डिसाइड करता है मान लो, ठीक है। और जब देखो नेचर में क्या होता है ना, चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे कि नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है। चीज़ें अगर अच्छे से अगर चीज़ों को सर्वाइव नेचर क्या करती है ना, वैसी चीज़ बनाती है जो नेचर में सर्वाइव हो जाए, नहीं हो सकती तो वो डिस्टिंक्ट हो जाती है, वो विलुप्त हो जाती है, वो हट जाती है नेचर में एक तरीके से समा जाती है, जहाँ से वो आती है फिर वहीं चली जाती है।
तो हमारा डीएन आप यहाँ पे देखो, आपको ये एक बात अजीब लगेगी कि हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि जैसे मान लो ठीक है, एक जानवर है या फिर एक जीव है जिसकी पूँछ हुआ करती थी, लेकिन उसने क्या करना ज उसने क्या किया, चलना शुरू कर दिया। तो जब वो चलना शुरू करता है तो उसकी पूँछ उसको तकलीफ़ देने लगती है, तो क्या धीरे-धीरे नेचर उसको खुद ही गायब करना शुरू कर देता है? यस। इव इवोल्यूशन कुछ इसी तरीके से काम करता है, ठीक है? आपको अजीब लग सकती है बात, लेकिन दिस इज़ द फैक्ट, ठीक है? और ये नेचर है। नेचर इज़ वंडर, इज़ फुल ऑफ वंडर्ड, ठीक है? बहुत ही वंडर इसमें भरा हुआ, बहुत ही ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका हमारे पास कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है? तो इस थ्योरी को अच्छे से समझने के लिए हमें इन 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, डीएनए में बदलाव यानी कि इवोल्यूशन का होने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ, इतना समय बीत गया, अब इसके बाद हमारा इवोल्यूशन डीएनए में चेंजेस आना शुरू हो गए। जिससे पता चल सकता है कि इतने दिन बाद डीएनए में चेंजेस होने वाले हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? इसका कोई फिक्स टाइम नहीं हो सकता होता। डीएनए में बदलाव तुरंत भी हो सकता है, रैपिडली भी हो सकती है, या फिर साथ ही साथ इसे होने में हज़ारों लाखों साल का भी वक़्त लग सकता है। आप सुनते होंगे कि हम चिंपैंजी से आए। लेकिन फिर ये सवाल आता है कि सभी चिंपांजी अभी भी चिंपांजी की तरह क्यों दिखते हैं, वो ह्यूमन में इवॉल्व क्यों नहीं हो पाए, ठीक है? जब कहा जाता है कि हम चिंपांजी से आए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम पहले चिंपांजी थे फिर हम ये हो गए, नहीं। इसका मतलब ये है कि हमारे डीएनए में चिंपैंजी का डीएनए शामिल है। हम चिंपैंजी से चिंपैंजी से हम आदमी नहीं बन गए, ठीक है? हम आदमी थे और चिंपैंजी थे, इसके बीच में भी ना ढेर सारे एंसेस्टर थे। चिंपैंजिंग चिंपैंजी का चिंपैंजी की कुछ प्रजातियों का कोई डीएनए चेंज हुआ तो उसकी अपनी एक श्रृंखला फिर इधर चेंजेस शुरू होते-होते एक होमो सेपियंस बन गया जो आज का मानव दिखाई देता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो डीएनए था चिंपैंजी का, वो भी ह्यूमन में इवॉल्व हो पाए। जो भी डीएनए ह्यूमन में इवॉल्व हो पाए, वो आज के समय में तो हमें दिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम ही एक होमो सेपियंस ही थे जो इंसानों की तरह दिखते थे, नहीं, हमसे पहले भी बहुत सारे एंसेस्टर थे जो बिल्कुल इंसानों की तरह ही दिखते थे, लेकिन वो आज नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इन्वायरमेंट में सही तरीके से फिट नहीं हो पाए, ठीक है? तो पहला तो ये हो गया कि इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता डीएनए में चेंज होने का, वो ये चेंज रैपिडली भी हो सकती है, तुरंत भी हो सकता है, और इसको होने में लाखों हज़ारों सालों का वक़्त लग सकता है, ठीक है? और डीएनए में बदलाव का होना कोई लीनियर प्रोग्रेशन नहीं, बल्कि यह डायरेक्शन मल्टी डायरेक्शन प्रोग्रेशन है। ये ऐसा नहीं है कि हम चिंपैंजी से ये बने, फिर इस तरीके से चिंपैंजी से कुछ बना, फिर इसके बाद कुछ बना, फिर इसके बाद फिर हम ह्यूमन बीइंग बन गए, ऐसा नहीं होता। ये सीधी रेखा में नहीं चलता। ये कुछ इस तरीके से चलता है। रियल एवोल्यूशन कुछ इस तरीके से काम करता है। मान लो डीएनए में कुछ चेंज, मान लो ये शुरू का डीएनए है, ठीक है? मान लो ये जो डीएनए है, ये इन सभी डीएनए का एक तरीके से एंसेस्टर है, पूर्वज है। इसके डीएनए में कुछ चेंजेस हुए हैं तो इस तरीके का जीव निकला। अब ये जो जीव है, ऐसा नहीं कि ये जीव खत्म हो गया, ये जीव अभी भी है, लेकिन उसका डीएनए धीरे-धीरे चेंज हो रहा है, फिर ये कुछ दूसरा बन रहा है, फिर इसका भी डीएनए चेंज होगा तो ये कुछ अलग बनेगा। साथ ही साथ इसी डीएनए में और भी कोई दूसरा बदलाव हुआ तो इस तरीके का डीएनए बन रहा है। मतलब ये इवोल्यूशन रुक नहीं रहा है, ये चारों तरफ इवोल्यूशन हो रहा है। आप समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? आप थोड़ा-सा 1 मिनट रुक कर सोचो। नेचर ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रेट लाइन में काम करती है। इवोल्यूशन जो है वो मल्टी डायरेक्शनल में काम करती है, ठीक है? यहाँ पे कुछ चेंज हुए, अब इससे जो नया डीएनए बना है, अब ये अपना चेंज होकर के क्या बन जाएगा किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये विलुप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ये भी रहेगा, ठीक है? तो जैसे मान लो ये एक चिंपैंजी का है, ठीक है? मान लो ये चिंपैंजी का डीएनए, तो चिंपैंजी के डीएनए कुछ बदलते गए, मान लो ये यहाँ पे कुछ हम मान लो यहाँ पे हम बन गए, ठीक है? मान लो यहाँ पे ह्यूमन बन गए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये भी अब ह्यूमन बनने वाला है, ऐसा नहीं है। ये ह्यूमन बन पाया क्योंकि इस डीएनए की वजह से, और ये डीएनए बन पाया इस डीएनए की वजह से, तो इसलिए कहा जाता है कि हम पहले चिंपैंजी थे।
ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि अब ये चिंपैंजी डायरेक्टली ये बन गया, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। क्योंकि डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि किसी में इस तरीके से ऐसा ट्रांसफ़र हो जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा ये कन्फ्यूज़ कर रहा होगा कि ये कैसे काम करता है। हम इस पे थोड़ा-सा पूरा डिस्कस जब कर लेंगे तो लास्ट में आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। ठीक है? और इस वाले पे भी हम थोड़ा-सा बाद में आएँगे। ये एक्चुअल इवोल्यूशन कुछ इस तरीके से दिखता है। हम इस टॉपिक पे भी बाद में आएँगे, इस इमेज की भी हम थोड़ा-सा बाद में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा-सा इससे पहले नीचे पढ़ लेते हैं, ठीक है? कि इवोल्यूशन की थियरी कहती क्या है? तो मोटे तौर पे 4 चीज़ें हैं जो हमें समझनी है, ठीक है? पहला म्यूटेशन, कि नॉर्मली डीएनए में कोई चेंज आ गया, जैसे अ, अल्ट्रावायलेट रे के कारण, जैसे सूरज की जो रोशनी होती है उसमें अल्ट्रावायलेट रे भी होती है, जिसे हम पराबैंगनीकरण कहते हैं, जो हमारे लिए ख़राब होती है, जो हमारे डीएनए तक को चेंज कर सकती है। तो कुछ तो होता है, यूवी रे के कारण हो सकता है, नहीं तो डीएनए का खुद का कोई डीएनए जब दूसरा जब डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है तो कुछ गलतियां हो जाती, जिसके कारण डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है। डीएनए जब रेप्लिकेट हो रहा होता है, जब एक डीएनए दूसरे डीएनए को एक तरीके से कॉपी कर रहा होता है, एक जो डीएनए है वो अपना ही एक कॉपी बना रहा होता है, तो उसमें कुछ गलतियां हो जाती है जिसके कारण वो डीएनए बदलाव आ जाता है। ये तो हो गया नॉर्मल केमिकल रिएक्शन और अल्ट्रावायलेट रे के कारण ये म्यूटेशन हो सकता है, इसी को हम म्यूटेशन बोल रहे हैं, ठीक है। इसी को चार्ल्स डार्विन म्यूटेशन कहते हैं। तो एक तो डीएनए चेंज होता है अल्ट्रावायलेट रे के कारण, और दूसरा साधारण केमिकल रिएक्शन के कारण, जब वो डीएनए खुद की कॉपी बना रहा होता है तो कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो उसके कारण क्या होता है, डीएनए में चेंज आता है, तो हमें एवोल्यूशन आगे की ओर देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का आप ऐसे समझो कि कौन सी प्रजाति अपने आप को इन्वायरमेंट में अच्छे से फिट रख सकती है। फिट रहने का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि अच्छा मसल होना चाहिए, ऐसा नहीं है। फिट रहने का मतलब, जैसे आपको एग्जांपल दूँ तो जैसे मान लो डायनासोर आपने सुना होगा, तो उस समय जब डायनासोर हुआ करते थे धरती पे, तो डायनासोर पूरी एक बिल्डिंग के साइज़ का भी हो सकता था। और एक एक डायनासोर होता था जैसे मान लो एक पक्षी के टाइप का, एक गिद्ध के टाइप का। कई डायनासोर उड़ सकते थे, कई डायनासोर जो होते थे पानी में रहते थे। अलग अलग तरीके के डायनासोर्स होते थे। जैसे हाथी को इमेजिन करो, हाथी का भी 5 गुना इस तरीके से इतने लंबे लंबे, जिराफ का भी दुगना उतनी हाइट के डायनासोर्स भी हुआ करते थे। लेकिन जब पृथ्वी पर खाने की कमी पड़ी, जब अकाल आना शुरू हुआ, जब क्लाइमेट चेंज होना शुरू हुआ, तो अब बताओ कौन सा जो स्पीशीज़ है जो ज़्यादा दिन तक ज़िंदा रह पाएगा। चूँकि बड़ा है तो साइज़ में उसको खाना भी ज़्यादा चाहिए, और जो साइज़ में छोटा उसे कम खाने में भी आराम से जी लेगा। लेकिन अब क्लाइमेट चेंज की वजह से जब खाने की कमी हो रही है, पानी की कमी हो रही है, तो बड़े डायनासोर्स के लिए तो सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल है ना। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे ये जो बड़े डायनासोर्स हैं वो ऑटोमेटिकली डिस्टिंक्ट होना शुरू हो जाएंगे। आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, खाना नहीं है और ऑब्वियस सी बात है मर जाएंगे। और मरेंगे तो पहली बात तो वो कि सेक्सुअली आप एक तरीके से कह सकते हो रिप्रोडक्शन भी तो कैसे काम करेगा। आपको हेल्दी रिप्रोडक्शन करने के लिए एक हेल्दी बॉडी चाहिए। खुद की बॉडी को खाना नहीं मिल रहा तो रिप्रोडक्शन किस तरीके से होगा। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे क्या होता है, स्पीशीज़ क्या हो डिस्टिंक्ट एक्सटिंक्ट होने लगती है, ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन कुछ इस टाइप का है कि कौन अच्छे से सर्वाइव कर पाता है। ये तो बस एक छोटा सा एग्जांपल था। सर्वाइवर के अलग अलग चीज़ें भी हो सकती है, जैसे अलग अलग एग्जांपल्स भी दिए जा सकते हैं इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। जैसे किसी जानवर का मान लो ज़्यादा शिकार हो गया, जैसे मान लो इसमें एक चीज़ आती है कैमोफ्लाजिंग। जैसे आप कभी गौर करते हो कि ये जो इंडियन सोल्जर्स होते हैं वो अजीब तरीके का उनका यूनिफॉर्म बड़ा अजीब तरीके का होता है। वो अजीब तरीके का इसलिए होता है क्योंकि वो अच्छे से कैमोफ्लेज कर पाएँ। उनका उनका वर्दी पहनने के पीछे का मतलब किसी को दिखाना नहीं है। बेसिकली वो जंग लड़ने जा रहे हैं तो अपने आप को छुपा पाएँ, ठीक है? जिसके कारण वो दुश्मन की नज़र में ना आ पाएँ। तो उनकी जो वर्दी होती है उस तरीके से डिज़ाइन होती है ताकि उनको कोई देख कर के उनका कोई शिकार ना कर दे, उनको कोई बैकफायर ना कर दे। तो नेचुरल सिलेक्शन में भी ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान लो कोई छोटी सी प्रजाति है उसका काफ़ी शिकार होता है, जैसे मान लो चूहे का। और चूहे का कलर आप देखते हो मिट्टी की तरह होता है। वो
जब एक चूहा मिट्टी में जब एक चूहा खेत में भाग रहा होता है तो आप उसको आसानी से नहीं पकड़ सकते, क्योंकि पहली बात वो आपको आसानी से दिखेगा नहीं, ठीक है। चूहे के भी अलग अलग प्रजातियाँ होती हैं, उनके अलग अलग कलर्स होते हैं। जैसे आप जाओगे कोई ठंडे इलाके में जाओ तो चूहे का कलर सफ़ेद होता है। आपको लगेगा कि जस्ट ये एक रैंडम घटना है, ऐसा रैंडम नहीं है। नेचर ने नेचर ने उसको इस तरीके से डिज़ाइन करा है कि उसका शिकार कम हो, क्योंकि जहाँ ठंडा इलाका वहाँ बर्फ़ होगा और जो चूहा है वो अपने आप को बर्फ़ में अच्छे से ढाक पाएगा, ठीक है। तो ये मोटे तौर पे इस तरीके से नेचुरल सिलेक्शन काम करता है, ठीक है। और जेनेटिकल ड्रिफ्ट, रैंडम चेंजेस हो जाते हैं जीन्स के अंदर फ्रिक्वेंटली। जैसे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन स्मॉल पॉपुलेशन। जैसे जैसे मान लो बड़ी एक जैसे मान लो डायनासोर की एक बड़ी पॉपुलेशन जो है वो छोड़ करके किसी दूसरे जगह पे चले गए, ठीक है। और जैसे मान लो ये एक प्लेस है और ये एक प्लेस है। इस जगह पे जो डायनासोर्स रह रहे थे, इसमें से कुछ आधे उड़ करके दूसरे जगह पे चले आए, और अभी भी यहाँ पे डायनासोर की तादाद बहुत है। तो मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि जिसके कारण ये जो पूरी प्रजाति ख़त्म हो जाती है। लेकिन यहाँ चूँकि इन्होंने जगह छोड़ दी थी, वो उस जगह से हट करके यहाँ पे आ गए थे, तो ये अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। तो चूँकि इनकी जनसंख्या कम है, तो इसके कारण नेचर क्या करती है, उनमें बायोलॉजिकली चेंजेस रैपिडली करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। इसी को एक तरीके से कह सकते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। और ये जो छोटे पॉपुलेशन वाले स्पीशीज़ होते हैं, उनमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो अपने आप को रैपिडली ग्रो नहीं करेंगे, अपने आप को रैपिडली रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो क्या होंगे, वो ज़्यादा चांस है कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएँ, ठीक है, वो विलुप्त हो जाएँ, ठीक है। और है जेनेटिकल फ्लो, जीन्स का फ्लो, कि मूवमेंट ऑफ जीन्स बिटवीन पॉपुलेशंस इन प्लांट्स, दिस कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय पॉलन और सीड डिस्पर्सल। इसका क्या मतलब है, जीन का फ्लो कहने का मतलब ये जो डीएनए होता है ना, डीएनए का भी वो जो छोटा छोटा हिस्सा होता है उसको जीन बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे ये देखो, ये जो डीएनए है ना, डीएनए क्या आप यहाँ पे देख रहे होगे इस तरीके से, ये तो ये वाला ना, ये पार्ट इसको जीन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है बेसिकली, जीन का फ्लो, इसका मतलब है कि जैसे आपने सुना होगा कि इंटरकास्ट मैरिज, जैसे मतलब अपने ही समुदाय के लोगों के साथ इंटरकास्ट मैरिज करना, और फिर अपने ही समुदाय के लोगों के साथ एक तरीके से पॉपुलेशन को ग्रो करना। तो ऐसे तो ये एक तरीके का रैडिकल माइंडसेट है कि अपने समुदाय में रह कर के ही सब कुछ करेंगे। ऐसा करना एक तरीके से साइंटिफिकली काफ़ी गलत हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है, जीन्स का जो फ्लो होता है वो सैचुरेट हो सकता है। सैचुरेशन कहने का मतलब उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं आ पाएंगे। ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के हिसाब से, चार्ल्स डार्विन के हिसाब से एक कह सकते हो कि एक तरीके से कह सकते हो कि अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अलग अलग हमें एक ही समुदाय में एक तरीके से पॉपुलेशन ग्रो करना नहीं चाहिए, ठीक है। इसके कारण क्या होता है ना कि इसके बहुत सारे अलग अलग रिजल्ट्स हो सकते हैं। जैसे क्यूरियोसिटी घट जाती है, इंटेलिजेंस का लेवल घट जाता है, बहुत तरीके के ऐसे इसके फ्लॉज हैं, इसके एक तरीके से डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं, इनका बेसिकली कहना है कि अगर कोई दूर की स्पीसीज़ है और कोई मान लो इंडिया की स्पीशीज़ है, इंडिया का कोई पर्सन है, वो मान लो कोई दूर का जगह ले लो, जैसे मान लो ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ की स्पीसीज जब आपस में मिलेगी और इंटर इंटर और कोई नया बच्चा पैदा करेंगी, वो कोई भी स्पीशीज़ हो सकती है, सिर्फ ह्यूमन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जब वो नए बच्चे को जन्म देंगे, तो उनका जो इंटेलिजेंस का लेवल हो, उनकी जो हेल्थ होगी, उनका जो डीएनए का जो हेल्थ होगा, वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा, बजाय इसके कि लोग अपने अंदर ही इंटरकास्ट मैरिज करके एक तरीके से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। ये बात अलग अलग एनिमल्स में भी लागू हो सकती है। जैसे मान लो इंडिया का कोई एलिफेंट है, कोई ऑस्ट्रेलिया का एलिफेंट में जा कर के मीटिंग करा रहे हो, तो उस तरीके से जो नया डीएनए मिलेगा, जब उनकी मीटिंग से जो नया डीएनए बनेगा, उस तरीके से कह दो वो काफ़ी हेल्दी होता है। ये साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज बेटर चॉइस, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन। फाइनली
मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, बस मैंने यहाँ पे इमेजेस से इसको समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। अब जैसे देखो, मैंने आपको पहले भी, आपने आपने भी ये सवाल पूछा था, बस मैंने ये सवाल को आपके सामने लाया था कि आपने कभी सोचा, आपने आपने सोचा होगा कि मैं कहाँ से आया हूँ, तो अपनी मम्मी पापा से। मेरे मम्मी पापा कहाँ से आए, दादा दादी से। दादा दादी कहाँ से आए, फिर उनके अपने मम्मी पापा से। तो ये चेन कहीं से तो शुरू हुई होगी, ठीक है। तो ये चेन शुरू होती है आज से 4 बिलियन साल पहले, जहाँ पे ज़िंदगी की शुरुआत ही हुई है, ठीक है। 4 बिलियन साल, आप सोचते हो कितना होता है? 4 पे 9 ज़ीरो, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी 400 करोड़ ईयर साल पहले, 400 करोड़ साल पहले। और कहाँ हुई थी? ओशियंस में। मतलब ऐसा समझो, हाँ, हम मेरे पूर्वज, मेरे मम्मी पापा के पूर्वज, देखो मैं यहाँ पे हूँ, मान लो मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। मेरे पूर्वज, ये मेरे मम्मी पापा, ठीक है। इनके पूर्वज, इनके मम्मी और इनके पापा, इनके पूर्वज, इनके पूर्वज, ऐसे करते जाओगे, कहीं तो कहीं से तो ये शुरू हुआ होगा, ठीक है। तो और अब हम ये भी कह सकते हैं कि इंसान ही कहाँ से आया, इंसान के पूर्वज कौन थे, और जो जो इंसान के पूर्वज थे उनसे पहले उनके पूर्वज कौन थे। तो ये पूरा का पूरा एक तरीके से क्वेश्चन अच्छा है, सवाल अच्छा है, और इसमें थोड़ा सा हमें विजुअलाइज करना पड़ेगा दिमाग में खुद ही, ठीक है। तो ऐसा कह सकते हो कि जीवन, जहाँ भी जीवन है, जहाँ भी कोई सजीव व्यक्ति, जहाँ जो भी सजीव है, वो एक तरीके से हमारा पूर्वज ही है। हम एक दूसरे के पूर्वज को एक तरीके से कह सकते हैं। जैसे आपको सुनने में अजीब लगेगा कि हमारा डीएनए केले से मिलता है। आप कहोगे ये क्या बात हुई, मैं केला था क्या पहले? ऐसा नहीं है। हमारा डीएनए केले से मिलता है, इसका मतलब ये है कि हमारे जो पूर्वज होंगे और केले का जो पूर्वज होगा वो एक ही होगा। आप कहोगे कि मेरा, अगर केला और डीएनए का पूर्वज एक ही है तो मैं इंसान कैसे बन गया? मैं बोल पाता हूँ, मैं लिख पाता हूँ, मैं समझ पाता हूँ, मेरा ब्रेन है। केले का तो कोई ब्रेन नहीं होता। केला का तो केले के पास तो कोई ब्रेन नहीं है, कोई हाथ नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मेरा और केले का पूर्वज सेम कैसे हो सकता है? एंड दिस इज द वंडर ऑफ नेचर, आप कह सकते हो एक तरीके से, ठीक है। इसलिए तो ये साइंस काफ़ी इतना इंटरेस्टिंग और काफ़ी फैसिनेटिंग सा लगता है, ठीक है। तो इवोल्यूशन पढ़ना काफ़ी अपने आप में अमेजिंग चीज़ है, मज़ेदार है। एंड एक दिन मैं वो बुक, ऑब्वियस सी बात है, मैं इसको ख़त्म करके रहूँगा, मैं इस चीज़ को पढ़ूँगा ज़रूर, ठीक है। तो जिसको हम जीवन कहते हैं, जिसको हम लाइफ कहते हैं, उसकी शुरुआत हुई थी 400 करोड़ साल पहले, 400 ईयर्स अगो, ठीक है। कहाँ पे हुई थी? ओशियंस में। आप ऐसे कह सकते हो, सबका बाप, सबका पूर्वज, जितने भी पेड़ पौधे, जंगली जानवर, जो कुछ भी आपको दिखता है, चूहा से लेकर के कीड़ा तक, कीड़े से लेकर वायरस से लेकर के कुछ भी ऐसा जो आपको दिखता है, अगर वो एक लिविंग बीइंग है, तो उस लिविंग बीइंग का जो पूर्वज है वो हमारा भी पूर्वज था। यानी कि हम और कीड़े एक तरीके से सेम है। सेम, हम सेम नहीं है, लेकिन हमारा और कीड़े का जो पूर्वज है वो सेम है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये जो कोरोना वायरस था, मेरे और कोरोना वायरस का जो एंसेस्टर होगा वो भी सेम होगा। सेम नहीं था, लेकिन उसका डीएनए हमसे कुछ ना कुछ मिलता जुलता होगा, ठीक है, क्योंकि हम और वो एक ही जगह से आ रहे हैं, ठीक है। तो इन सब की शुरुआत हुई थी 400 करोड़ साल पहले। धरती पे उस समय सिर्फ पानी ही पानी था, कुछ नहीं था, ठीक है। उस समय हमें देखने को मिलता है फर्स्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, जिसे हम फूका बुलाते हैं, जिसे हम नहीं बुलाते हैं, एक तरीके से साइंटिस्ट ने इसे नाम दिया है फूका। फर्स्ट कॉमन फर्स्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, सभी का, यूनिवर्सल का मतलब होता है सभी ऐसे जीव जंतुओं का जो एक तरीके से सजीव हैं, ठीक है। अब पूछोगे ये कैसे बना? तो ये बेसिकली नेचुरल लॉज, केमिकल प्रोसेस से मिलकर के लाखों करोड़ों साल का ये नतीजा है। हमें एक फूका देखने को मिलता है, ठीक है, जो बेसिकली क्या था? फ्री फ्लोटिंग न्यूक्लियोटाइड्स था। इवन दो वो एक सिंगल सेल भी नहीं था, एक कोशिका तक नहीं था, जिसके अंदर देखते ना हमने कोशिका के अंदर एक डीएनए होता है, इवन दो वो तो एक डीएनए भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। एक तरीके से आप कह सकते हो ये बस कुछ फ्री फ्लोटिंग न्यूक्लियोटाइड्स थे जो आरएनए से बने थे,
ठीक है, जो फिर पीटीसी मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हुए, फिर ये फूका बना। ये आरएनए क्या होता है? ये बेसिकली आरएनए जो होता है ना, ये हमें हमारे शरीर में एक तरीके से कह सकते हो प्रोटीन का काम करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है, ठीक है। वैसे तो प्रोटीन एक तरीके से राइबोसोम बनाता है, लेकिन आरएनए भी कुछ उसी तरीके का काम करता है, ठीक है। प्रोटीन राइबोसोम बनाता है, और वो जो लिपिड्स थे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो बनते थे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो बायोलॉजी के वो बेसिक टर्म्स, वो टेक्निकल टर्म्स है, उसमें मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। बेसिकली आप ये समझो कि ये जो फर्स्ट कॉमन यूनिवर्सल एंसेस्टर थे, वो भी जो भी था, जो भी ये केमिकल था, जो भी था, जो भी मॉलिक्यूल्स थे, इसे नाम दिया गया है फूका, ठीक है। तो ये एक सिंगल सेल भी नहीं था, इसके पास वो एक सेल के पास जो नेसेसरी चीज़ होती है, जो एक लाइफ को जन्म देने के लिए, जो एक लाइफ को जन्म देने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? एक सेल चाहिए, एक कोशिका चाहिए। अगर वो कोशिका नहीं है तो फिर एक जीव नहीं बन पाएगा। तो क्या ये फूका ये जीव ये कोई जिंदा चीज़ भी थी या नहीं? तो बहुत सारे साइंटिस्ट मानते हैं कि ये कोई ये ना जिंदा था ना मरा हुआ था, जैसे ये एक तरीके का एक वायरस था। आपको पता है वायरस क्या होता है? सॉरी, आपको पता है एक वायरस क्या होता है? वायरस मोर देन जस्ट अ केमिकल। एक वायरस जो होता है केमिकल एक तरीके से होता है, वो ना जिंदा होता है ना मुर्दा होता है, एक तरीके से बीच वाला स्टेट होता है, इसलिए वो उसकी लाइफ, वो कभी मरता ही नहीं हो, क्योंकि वो कभी जन्म ही नहीं ले रखा है, ठीक है। वो बस रेप्लिकेट अपने आप को करता है, वो बस एक होस्ट की बॉडी में घुस करके अपनी संख्या को बढ़ाता रहता है। इसलिए वायरसेस इतने खतरनाक होते हैं। वायरस एक केमिकल होता है, ठीक है, जो ना जिंदा होता है ना, जो ना जिंदा है ना मरा हुआ है, बस वो एक केमिकल है, ठीक है। उसे बस एक होस्ट की बॉडी चाहिए, जैसे हमारी हो गई, जैसे कोई जानवर हो गया, या फिर कोई प्लांट हो गया, जैसे प्लांट में कीड़े पड़ जाते हैं, तो वो जो कीड़े हैं क्या कर रहे हैं? बेसिकली प्लांट में घुस करके, जानवर की बॉडी में घुस करके, हमारी बॉडी में घुस करके अपनी जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ाते हैं वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है। फिर वैक्सीन कैसे बनती है उनको मारने के लिए, वो एक अलग टॉपिक है। बट ये जो फूका था वो जिंदा भी था या नहीं, तो बहुत साइंटिस्ट का मानना है, ज़्यादातर साइंटिस्ट का मानना है वो बस एक केमिकल था, वो कोई जीव नहीं था, ठीक है। वो बस एक मॉलिक्यूल्स था जो वायरस की तरह एक्ट कर रहा था, ठीक है। उसके बाद उसके बाद 8 बिलियन साल बाद ये जो फूका होता है वो आरएनए में बदल जाता है, ठीक है। ये जो सॉरी माफ़ करना, ये जो फूका है, सॉरी ये जो फूका है ये लूका में बदल जाता है, सॉरी, ये फूका क्या होता है, ये लूका में बदल जाता है। इसको बोलते हैं लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, मतलब वो सबसे लास्ट पूर्वज जो हम सब का था, एक तरीके से लास्ट कॉमन यूनिवर्सल एंसेस्टर। इसके और इसका कौन सा पूर्वज था? ये कहाँ से मिलके बना था? फूका से। फूका कैसे बना था? वो नेचुरल प्रोसेस से बना था, और नेचुरल केमिकल रिएक्शन जो भी हो रहा था, वी डोंट नो, इवन दो साइंटिस्ट भी अब इस तरीके से, एक तरीके से पूरा एक अपना 100% ओपिनियन नहीं दे सकते कि ऐसा ही प्रोसेस हुआ था, नहीं। लेकिन ये फूका 400 ईयर्स अगो, 400 करोड़ ईयर्स अगो ये फूका बना, ठीक है। फिर 380 करोड़ साल बाद फिर ये फूका क्या बन गया? लूका में, लास्ट कॉमन यूनिवर्सल एंसेस्टर, ठीक है। फिर यही लूका क्या बन गया? बैक्टीरिया, सॉरी, इसको इस इमेज को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। क्या बना है? बैक्टीरिया है, माफ़ करना, इस इमेज को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। चूंकि लिखा हुआ दिख रहा है इस पर, यही जो फूका है, सॉरी ये लूका है, ये बैक्टीरिया यूकैरिया और आर्किया में बदल गया एक तरीके से। बैक्टीरिया जिसे हम वायरसेस बोलते हैं ना, बैक्टीरिया वायरस है जो भी है, ये ये लूका फिर बैक्टीरिया यूकैरियोट्स, सॉरी यूकैरियोट नहीं, यूर यूकैरिया और आर्किया में कन्वर्ट हो गया। और ये क्या थे? ये
ये बेसिकली ये जो बैक्टीरिया था और यू यूकैरिया और आर्किया, ये क्या इनमें क्या खास बात थी? इनमें खास बात ये थी कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते थे। फोटोसिंथेसिस का मतलब उम, स अ, सूरज की ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते थे और उससे एनर्जी बना सकते थे। यहाँ पे फिर से समझते हैं, फूका, फिर लूका, फिर ये बैक्टीरिया, यूकैरिया और फिर यहाँ पे आर्किया बना। तो इनमें एक खास बात ये थी कि ये अपना सेल डिवीजन करके ये क्या बन गए, साइनोबैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गए और ये फोटोसिंथेसिस कर पा रहे थे। फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस और कर पा रहे थे और इसका जो बाई प्रोडक्ट निकल रहा था, वो जो फोटोसिंथेसिस कर रहे थे उसका जो एंड प्रोडक्ट निकल रहा था, वो निकल रहा था ऑक्सीजन। किसी भी केमिकल रिएक्शन का, कोई भी केमिकल रिएक्शन का एक एंड प्रोडक्ट होता है कि फाइनल बताओ क्या निकला। तो ये जो फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, ये जो लूका बदल गया था, बैक्टीरिया, यूकैरिया और आर्किया में जो बदला था, और फिर ये समय के आगे चल करके ये अपना सेल डिवीजन करते हैं, ये अपनी तादाद बढ़ाते हैं, फिर ये साइनोबैक्टीरिया में बदल जाते हैं और ये फिर क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं, ठीक है। जिसके कारण इसका जो एंड प्रोडक्ट था ऑक्सीजन बन रहा था। आप समझ रहे हो कि हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन ऑक्सीजन कहाँ से आया? यही वो समय था जब हमारे इन्वायरमेंट में पहला ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल देखने को मिला। ठीक ठीक है। हमारे शरीर में जो, हाँ सॉरी माफ़ करना, हमारे पृथ्वी पे जो भी 21% 21% आई डोंट नो, लेकिन जितना भी ऑक्सीजन हमारी इन्वायरमेंट में मौजूद है, 74% तो नाइट्रोजन ही है ना, तो 21% ही है। 21% और अदर गैसेस जो भी बच गए वो अदर गैसेस, 21% जितने भी हमारे ऑक्सीजन से वो इसी समय से एक तरीके से कह सकते हो ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है। फिर यही साइनोबैक्टीरिया एक यही वो समय था जब साइनोबैक्टीरिया में एक न्यूक्लियस बनने लगा, एक तरीके से डीएनए की फॉर्मेशन होने लगी। अब आप देख रहे हो कि ये कैसे यहाँ पे फूका लूका में बदला, फिर लूका बदला बैक्टीरिया यूकैरिया, फिर यहाँ पे आर्किया में बदला, फिर सेल डिवीजन के माध्यम से फिर इसने अपनी तादाद बढ़ाई, फिर ये साइनोबैक्टीरिया में बदला। अब ये जो साइनोबैक्टीरिया में बदला, अब यही साइनोबैक्टीरिया धीरे धीरे क्या क्या इसी साइनोबैक्टीरिया में यही साइनोबैक्टीरिया धीरे धीरे इवॉल्व होकर के ये अपने भीतर एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर रहा था। न्यूक्लियस की फॉर्मेशन का मतलब आप समझ रहे हो कि वहाँ पे अब डीएनए आना शुरू हो रहा है। और ये कैसे हो रहा है? सारा का सारा केमिकल रिएक्शन है, सारा का सारा नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। अब ये जो बैक्टीरिया है, और एक मिनट थोड़ा सा इस इमेज को बड़ा करते हैं। ये देखो यार, क्या करूँ मैं इसका? देखो, हाँ इसको देखो, ये जो आपको ऑरिजिन ऑफ लाइफ दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पे देखो आर्किया है, यू बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स है। देखो मैं इतना टेक्निकल टर्म में आपको मैं नहीं ले जाऊँगा, ठीक है। आप ऐसा समझो, अ, ये फूका था, ठीक है। फिर ये लूका में बदला समय के साथ, फिर ये लूका डिवाइड हुआ बैक्टीरिया, यूकैरियोट और आर्किया में, फिर ये आर्किया साइनोबैक्टीरिया में बदला। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये साइनोबैक्टीरिया ना फोटोसिंथेसिस कर पाता था, जिसके कारण इसका एंड जो प्रोडक्ट निकलता था वो ऑक्सीजन था, ठीक है। इसी इस इवेंट को बोला गया द ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट, क्योंकि यही समय था जब हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन आना शुरू हुआ और यही साइनोबैक्टीरिया जो था एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर पा रहा था, ठीक है। और फिर यही चीज़ धीरे धीरे इवॉल्व होकर के प्लांट में बदल गए, प्लांट में और फंगस में और एनिमल किंगडम में बदल गए, ठीक है। देखो ध्यान से समझो, यही जो यू बैक्टीरिया था, यू कैरियोट था। आप मैं थोड़ा सा दोनों को नाम, हालांकि दोनों काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं, आप ऐसे समझो, यही ये साइनोबैक्टीरिया में जब ये न्यूक्लियस फॉर्म होने लगा, तो ये जो है
देखो ये क्या बन गया, इस इमेज को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये देखो यूकैरियोट्स में कन्वर्ट हो गया, ये यूकैरियोट्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और यही यूकैरियोट्स ये प्लांट में बदल गए, फंगस में बदल गए, और ये एनिमल में बदल गए। यहाँ पे आपको ना मुझे दिख रहा है ना आपको दिख रहा है, बस चूंकि मैंने इस इमेज को थोड़ा सा पढ़ा है तो ये चीज़ें याद आ रही है कि ये प्लांट किंगडम में चेंज हो गया, फिर फंगाई में, फिर एनिमल में। आपको पता है कि हमारे शरीर में 39 ट्रिलियन ऐसे सेल्स हैं जो हमारे हैं ही नहीं। 43% सेल्स जो हैं वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और आर्किया के हैं। आप सही सुन रहे हो। हमारे शरीर में, मतलब मेरे शरीर में जितने सेल्स हैं, मेरे शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं, वो ह्यूमन के नहीं हैं। ये जो सारी सारी कोशिकाएं हैं वो यहाँ से मिल रही है, यहाँ से, फंगाई से, इन सारों से। बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगाई और आर्किया, इन सब के सेल मेरे बॉडी में भी हैं, आपकी बॉडी में भी हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को थोड़ा समझो। देखो ये ऑरिजिन ऑफ लाइफ है, जहाँ पे हम फूका लूका की बात कर रहे थे, फिर ये धीरे धीरे बैक्टीरिया, यूकैरिया, और फिर और कौन सा था यहाँ पे, बैक्टीरिया, यूकैरिया और आर्किया में बदले, ठीक है, ठीक है। और फिर यही चीज़ क्या होती है, फिर प्लांट में यही चीज़, फिर प्लांट बदल गई, फिर यही चीज़ कोई इधर ये क्या है, ये फंगाई में बदल गए, फिर यही फिर एनिमल किंगडम में बदल गई। और फिर आप यहाँ पे देख रहे हो कि क्या हो रहा है, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ बदल रही है, इसका स्ट्रक्चर बदल रहा है। तो कोई यहाँ से चीज़ें फिर पौधे में बदल गया, फिर यहाँ से फिर फंगाई में बदल गया, मतलब ये जो आप मशरूम वगैरह देखते हो उसको कह रहे हैं। और फिर यहाँ से फिर एनिमल किंगडम की शुरुआत हुई, मतलब जीव जंतु, जो जानवर हम जिनसे बोलते हैं, ठीक है। आप पूछोगे कि अब आपको, आप इस चीज़ को ना एक पेड़ की तरह इमेजिन करो। वो जो नीचे वाला जो जड़ है वो फूका लूका वगैरह है, ठीक है। और ऊपर धीरे धीरे जाते जाओगे तो वो एक तना, ठीक है। फिर ऊपर जाओगे तो एक ब्रांच, फिर ब्रांच से भी अलग अलग ब्रांच निकल रहे हैं। मतलब ये जैसे मान लो यहाँ से जो चेंजेस हो रहे हैं, अब देखो ये सब कुछ इंडिपेंडेंटली, ये जो चेंजेस हो रहा है वो सब कुछ इंडिपेंडेंट है। कोई चेंज किसी दूसरे के ऊपर निर्भर सब कोई है, लेकिन किसी का कोई चेंज दूसरे चेंज को इफेक्ट नहीं कर रहा है। जैसे अब जैसे देखो मान लो यहाँ पे जो यूकैरियोट है वो प्लांट में बदल गया, फिर फंगाई में बदल गया, फिर एनिमल किंगडम में बदल गया। और फिर ये जो आप यहाँ पे ये जो टिप देख रहे हो ना, ये सारा का सारा, ये जो जिसे हम एक ब्रांच का सबसे टॉप वाला पॉइंट कहते हो, वो आज के दिन हमें जितने भी स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं उनका एक तरीके का ये प्रोडक्ट है। अब जैसे मान लो अगर मुझे जानना है कि ये जो मुझे हम इसे पता नहीं इसे क्या कहते हैं, जैसे मान लो ये ऑक्टोपस है, ठीक है। अगर मुझे जानना है कि ऑक्टोपस का, ये ऑक्टोपस की शुरुआत कहाँ से हुई, तो आप इसी ब्रांच को फॉलो करो। ये यहाँ से आया, फिर ये यहाँ से आया, इधर इधर इधर, ये ब्रांच इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। ये देखो दिख रहा है, यानी कि ये जितने रास्ते से होकर के गुजरा, मतलब इसमें ये कोई रास्ता नहीं है बेसिकली, ये है इस ऑक्टोपस का पूरा एक कहानी कि ये ऑक्टोपस आ कहाँ से रहा है। समझ रहे हो। अब जैसे मैं बात करूँ इस कीड़े की, कोई कीड़ा होगा, इस कीड़े की कहानी क्या है, तो आप इस कीड़े को थोड़ा सा आप इधर देखो, आपको ये पूरा का पूरा ये ब्रांच देखना पड़ेगा। मतलब इसकी कहानी पहले, इससे पहले कोई और जानवर था, फिर उसको उसमें चेंजेस हुए तो ये इधर बदल गया, फिर इसमें एक और चेंजेस हुए तो इधर इधर बदल गया, कुछ नए जानवर में बदल गया। मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ बदल रही हैं, उसका स्ट्रक्चर बदल रहा है, तो कोई नया जानवर पैदा हो रहा है। फिर उस नए जानवर में कुछ चेंज हो रहा है तो उससे कोई नया जानवर पैदा हो रहा है। फिर वो जो नया जानवर जो पैदा हुआ था, मान लो विलुप्त भी हो गया, लेकिन फिर भी उसका डीएनए आगे वाले जानवर के पास तो रहेगा ही ना। आगे वाले एंसेस्टर में तो रहे, आने वाले जो पीढ़ियाँ हैं उसमें तो रहेगी ही रहेगी। ये कुछ ऐसा देखो देखो, ये यूकैरियोट ही है जहाँ से सबकी शुरुआत हुई है। देखो इधर प्लांट बदल गया, इधर फंगा, इधर इतने सारे जानवर, मतलब इसका कोई एंड नहीं है। एवोल्यूशन, इसीलिए इसीलिए मैं कह रहा था एवोल्यूशन कभी एक जगह से काम नहीं करता, ठीक है।
इसका कोई परफेक्ट, इसका कोई ये कोई लीनियर मोशन में नहीं काम करता, ये मल्टी डायरेक्शन में काम करता है, ठीक है। चेंजेस हो रहे हैं तो अलग अलग जगह जो मन तो चेंज हो रहे हैं, उससे कुछ मिलकर कुछ और बन गया, उससे उसमें कुछ चेंज हुए तो कुछ और चीज़ें मिलकर के कुछ और बना रही हैं। आप समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? आप इस चीज़ को नहीं समझ सकते जब तक आप इस चीज़ को थोड़ा सा विजुअलाइज नहीं करो अंदर जा करके, ठीक है। इसलिए कहा था ये ऐसा सीधे नहीं जाते, ये इधर 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 जाती है, मतलब मल्टी डायरेक्शनल में चेंज हो रहे हैं। लेकिन हाँ, घूम फिर के चीज़ें एक ही जगह यहाँ पे आती है कि सबका जो एंसेस्टर था वो एक ही था। यहाँ पे ये देखो, यूकैरियोट, इसका बैक्टीरिया और यहाँ पे जो भी है, फिर इसका एंसेस्टर कौन है? फूका लूका, यहाँ से दिख रहा है। अब जैसे मुझे जानना है इस मछली की कहानी क्या है, ये मछली कहाँ से आ गई टपक पड़ी, तो इसका ये पूरा ब्रांच देखो, ये देखो, ये यहाँ पे, मतलब यूकैरियोट में जितने सारे भी इंफॉर्मेशनल बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होंगे वही जो इस पेड़ में है वही इस मछली में भी होगा। आप कहोगे कि इस मछली और इस पेड़ का डीएनए में कुछ ना कुछ मिलता जुलता होगा, क्योंकि ये भी यहीं से निकले हैं। आप समझ रहे हो? इस मछली में और इस पेड़ पौधे में कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा, क्योंकि इनका शुरुआत एक ही जगह से हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा डीएनए और चिंपैंजी का डीएनए कुछ ना कुछ मिल जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे और चिंपैंजी के पूर्वज जो होंगे वो एक ही होंगे एक समय पे, ठीक है। तो यही कह रहा था, ये मल्टी डायरेक्शनल में होता है। अब हम उस इमेज पे थोड़ा सा फिर से वापस आते हैं इस इमेज को। अब आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो किस तरीके से डीएनए में कुछ चेंज हो रहा है तो इसका कुछ और चेंज हो रहा है इधर, इसी डीएनए से यही चेंज हुआ है, फिर इसी डीएनए से ये बना है, फिर इसी डीएनए से ये बना है। लेकिन इस डीएनए में भी तो अब चेंजेस होंगे, इसको ऐसा थोड़ी कि अभी ये नया डीएनए बना तो इसमें अब चेंजेस नहीं होगा, ऐसा नहीं है। फिर इसका चेंज होगा, फिर ये भी चेंज होकर के कुछ और बना रहा होगा, 10 अलग चीज़ है, 10 अलग चीज़ है, फिर ये चेंज होकर के कुछ और बना रहा होगा। तो मतलब ये पूरा का पूरा एवोल्यूशन ये है, अंतिम बात यही है, ठीक है। ये पूरा का पूरा हमें ये फिगर दिखता है, ये देखो, ये जो पूरा का पूरा आपको ये दिख रहा है ये आज का इवोल्यूशन है। ये और ये जो टिप दिख रही है, ये जो टिप दिख रहा है, ये सबसे लास्ट वाला पार्ट, ये वो चीज़ें हैं जो आज हमें देखने को मिलती है, या तो हैं या फिर विलुप्त हो चुकी हैं, जैसे डायनासोर्स अब विलुप्त हो चुके, अब तो नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो भी आपको यहाँ से इस पेड़ का जो भी यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये भी होगा, ये भी हो सकता है, इसके अंदर भी और भी जो भी प्राणी है वो भी अभी हो सकते हैं, लेकिन कोई एक्सटिंक्ट भी हो गया होगा, मतलब कोई विलुप्त हो गया होगा, कोई अभी भी मौजूद होगा इस धरती पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या देखा था, ये देखो ऑरिजिन ऑफ लाइफ है, फिर यहाँ से आर्किया बना, यूकैरियोट, फिर यूकैरियोट, फिर यू बैक्टीरिया। ये देखो ये बायोलॉजिकल टर्म्स हैं, मैं इस पे नहीं जाऊँगा। देखो मैं बस इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। फिर देखो यूकैरियोट फिर प्लांट में बदल गए, फिर फंगाई में, फिर एनिमल्स किंगडम में बदल गए, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, फिर देखो ये अलग अलग फिर चीज़ें अलग अलग, ये पूरा का प्लांट किंगडम इधर से फिर ग्रो करने लगा, फिर इधर से कोई फंगाई वाला किंगडम, फिर यहाँ से देखो कुछ अलग किंगडम बदल गए, फिर यहाँ से जीव जंतु अलग अलग प्रकार के जीव जंतु आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, और फाइनली देखो अगर हम ट्री में सबसे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो इसी ट्री में सबसे ऊपर देखो ये हमारा एक ह्यूमन किंगडम भी दिख रहा है, दिख रहा है। आप जैसे देखो इस ब्रांच को ध्यान से देखो, इस ब्रांच में तो ये कुत्ता भी आ रहा है ना, आप कहोगे तो यस आप सही गैस कर रहे हो, हमारे डीएनए में और उस कुत्ते के डीएनए में कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा, क्योंकि ये कुत्ता जहाँ से आ रहा है वो ये वाला मान लो, ये यहाँ पे कोई जीव जंतु होगा जिसके कारण इसमें कुछ चेंज हुआ तो एक कुत्ता बन गया और एक कंगारू बन गया, और ये जहाँ से आ रहा है वो मान लो ये जीव यहाँ पे कोई जीव था, तो यही वाला जीव तो आगे चल करके एक ह्यूमन में बदला है, और यही वाला जीव आगे चल करके एक कुत्ता और एक कंगारू में बदला, यानी कि हमारे डीएनए में और इसके डीएनए में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो पूर्वज है वही पूर्वज इसका भी है और इसका भी है और हमारा भी है, समझ रहे हो। तो ये बात है फाइनली, ठीक है। और ये इवोल्यूशन कुछ इस टाइप का दिखता है, और ऐसा नहीं आप पूछोगे कि क्या ये इवोल्यूशन बदल गया है, मतलब ये इवोल्यूशन होना बंद हो गया है, तो नहीं, ये इवोल्यूशन अभी भी जारी है। और हमने क्या कहा
एवोल्यूशन होने में लाखों करोड़ों साल का भी समय लगता है या फिर रैपिडली भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक कहानी तो रह ही गई कि आखिर हमारे पूर्वज हमारे जो नज़दीक के पूर्वज थे वो कौन-कौन थे? जैसे ये चिंपैंज़ी हैं और ये ह्यूमन है। तो आप ये एक बात याद रखो, जैसे ये आपको बस ये जो आपको ऐसे ये बस ऐसे एक लाइन दिख रही है, इसका मतलब है कि इसके बीच बहुत सारे स्पीशीज़ ज़िंदा हुए थे, मतलब पहले थे। ये एक तरीके का ये जो कुछ भी आपको दिख रहा है ये मतलब ऐसे ये जो ब्रांच निकला हुआ है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारा कोई पूर्वज होगा जो बंदर में बदला और फिर यही पूर्वज धीरे-धीरे कर के इंसान के रूप में बदले। तो इस यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच की जो जर्नी है इसमें लाखों साल भी लग सकता है और कुछ हज़ार साल भी, ठीक है? तो चलिए हम यहाँ से लेके इस ब्रांच की बात करते हैं। मतलब यहाँ पे जो भी हमारा पूर्वज होगा वो तो इधर एक चिंपैंज़ी में कन्वर्ट हो गए, फिर यहाँ पे फिर धीरे-धीरे ह्यूमन में बदले। तो चलिए हम इसको थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं। ये एक फैक्ट है कि 97% आज के साइंटिस्ट मानते हैं कि हाँ, ये जो कुछ भी ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है ये एक सच्ची घटना है और 97% ये साइंटिस्ट है जो मानते हैं कि हाँ, हमारा इवोल्यूशन कुछ इस प्रकार से हुआ, धरती पर लाइफ की शुरुआत कुछ इस प्रकार से हुई है, ठीक है। अब हम ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करते हैं। तो आपको याद है जो मैंने यहाँ पे अभी बोला था कि ये ब्रांच यहाँ पे है और ऐसे एक ब्रांच निकला हुआ है। तो इस ब्रांच यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में ना कई पूर्वज होंगे हमारे, ठीक है? और उन्हीं का डीएनए हमारे पास भी मौजूद है। तो हमारे जो सबसे नज़दीकी पूर्वज थे वो थे होमो निएंडरथल्स, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलस। ये नाम आपको अजीब क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि ये साइंटिफिक नेम्स हैं, ठीक है। हम अपने आप को भले इंसान बोलते हैं लेकिन हमारा साइंटिफिक नाम होमो सेपियंस है, ठीक है। होमो सेपियंस मतलब आधुनिक मानव, आज का मानव। देखो ये हमारे जो पूर्वज हैं होमो निएंडरथल्स, होमो इरेक्टस और होमो हैबिलस, ये हमारे सबसे नज़दीकी पूर्वज हैं। कुछ इस प्रकार से दिखते, ऐसा उनका कोई रियल फेस नहीं है लेकिन रियल फेस मैंने थोड़ा सा नीचे डाला हुआ है कि किस तरीके से दिखते थे, ठीक है। तो होमो निएंडरथल के बाद हमारे हमारे सबसे जो क्लोजेस्ट पूर्वज थे वो होमो निएंडरथल्स थे। ये जो मैंने आपको बोला ना ये ब्रांच, यहाँ से कोई पूर्वज था और यहाँ पे हम आज ह्यूमन खड़े हैं। तो इसके बीच में अलग अलग पूर्वज थे हमारे और इन सब का डीएनए हम में मौजूद है, ठीक है। तो ये जो होमो सेपियंस है, जो हम हैं, आज के मानव हैं, उससे पहले होमो निएंडरथल हुआ करते थे। ऐसा नहीं कि इनके बिना हम नहीं थे, लेकिन हम एक तरीके से कह सकते थे कि हमारे पीछे हमारे होने के आज हमारे होने के पीछे इनका भी कुछ ना कुछ हाथ है, योगदान है, ठीक है। इनका डीएनए भी हमारे डीएनए के अंदर कुछ ना कुछ मिलता है, ठीक है। और ये होमो निएंडरथल ज़्यादातर यूरोप में थे, ठीक है, यूरोप की दिशा में रहते थे। हमारे सबसे क्लोजेस्ट पूर्वज होमो निएंडरथल्स, होमो इरेक्टस और होमो हैबिलिस। अभी भी जिंदा है क्या? नहीं, अभी जिंदा नहीं है क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर पाए, ठीक है। सरवाइव क्यों नहीं कर पाए? दे इट हैज़ अ डिफरेंट स्टोरी, ठीक है। देखो और नीचे क्या लिखा फिर, ये होमोनाइट्स, होमोनाइट्स यहाँ पे देखो हमें दिखाया गया है और यहाँ पे कौन है? बोनोबोस और है ओरंगुटान और गोरिल्ला और चिंपैंजी। हाँ, ये इसलिए दिखाया गया क्योंकि इनका डीएनए हमसे ज़्यादा ही मिलता है। जैसे हमारा और डीएनए और ये जो बोनोबोस हैं, ये जो भी आपको जो एक तरीके से हम जनरली इन सबको गोरिल्ला बोल देते हैं ना, लेकिन ये गोरिल्ला नहीं होते, इनके भी अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। इन्हें बोनोबोस कहा जाता है। तो हमारा डीएनए और इन बोनोबोस का डीएनए 99% मैच करता है, दिख रहा है? ठीक है। और गोरिल्ला का डीएनए और हमारे डीएनए में 98% मैच करता है। इनका डीएनए हमारे डीएनए से 98% मैच करता है। और इसी तरीके से ये इवोल्यूशन पूरा का पूरा दिखता है, ठीक है। ओरंगुटान का 97% डीएनए मिलता है। 97% डीएनए हमारे इनका जो डीएनए है हमारे डीएनए से 97% मैच करता है। और ये कुछ
थोड़ा सा और टाइम में पीछे जाओगे, जहाँ पर भी आपको ये जो आपको यहाँ से ब्रांच अलग दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ चेंज आया है, ठीक है, कुछ ना कुछ बदला हुआ है। जो आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये जो आपको यहाँ से ब्रांच ऐसे दिख जाती है, यहाँ से अलग निकला हुआ है, यहाँ से अलग निकला है, इसका मतलब अगर कोई दूसरा ब्रांच निकल रहा है, मतलब इसका मतलब है यहाँ पे कुछ चेंज आया है, डीएनए में कोई बदलाव हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पीछे, अगर हम टाइम में और पीछे जाएंगे कि मतलब इंसान से भी पहले कौन कौन हुआ करते थे, तो ये सब है। ओरंगुटान है, चिंपैंजी है, कौन है फिर ये, नहीं सॉरी, ओरंगुटान है, चिंपैंजी है और बोनोबोस हैं। मतलब हमारे ये ज़्यादा करीब है, और जितना हम टाइम में पीछे जाएंगे उतना डीएनए का जो एफिशिएंसी है वो क्या होता है, घटता जाएगा, क्योंकि हमारा डीएनए उनसे कम मिलता रहेगा, ठीक है। क्योंकि हमारे जो पास वाले जो जानवर हैं या फिर जो लोग हैं, उनका हमसे डीएनए ज़्यादा मैच करेगा ना, बजाय पीछे वाले के, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम अपना डीएनए फूका से कंपेयर करें तो काफ़ी कम मिलेगा ना, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये बस ये अब यहाँ पे देखो क्या है, हमने पीछे जा कर के देखा कि कौन-कौन थे, कौन-कौन हैं जो जिनका डीएनए हमसे मिलता है। तो ये बोनोबोस है, चिंपैंज़ी है, गोरिल्ला है, ओरंगुटान है। तो इनको एक कैटेगरी का नाम दे दिया गया है, ह्यूमनॉइड्स की कैटेगरी। फिर आप देख लो यही है। फिर हम थोड़ा-सा और पीछे जाएँ तो अलग-अलग तरीके के जानवर देख सकते हैं, उनसे उनका भी डीएनए हमसे कुछ मैच करता है। तो अलग-अलग नाम दे दिए गए हैं साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमसे जो हमारे जो क्लोजेस्ट पूर्वज हैं, उससे पहले हमारे जो क्लोजेस्ट पूर्वज हैं उनमें हमें देखने को मिलता है होमो निएंडरथल्स, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलस, ऑस्ट्रोपैथिकलस, पैरेंथ्रोपस पैरेंथ्रोपस, और ये क्या है, आर्डिपेथेकलस, आर्डिपेथेकस रेमेडस, आर्डिपेथेकस और रेमेडस, आर्डिपे सॉरी एक मिनट, मैं इसको अच्छे से प्रोनाउंस करता हूँ, आर्डिपेथेकस रेमेडस, ठीक है। ये सारे के सारे जो प्रजाति हैं जो हमारी तरफ ही दिखते थे, लेकिन वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, हमारे ही पूर्वज थे, ठीक है। तो ये जो आपको बस ऐसे ऐसे बड़ा सा एक ब्रांच दिखता है, इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो कि आज हमें नहीं देखने को मिलता है, ठीक है, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और इनमें इनमें हज़ारों और लाखों सालों का समय लगा है, ठीक है। एक स्टडी बताती है कि हमारा जो एक जीन है जिसका नाम है TBXT, ये जीन जो है वो समय के साथ गायब होता चला गया। आपको अगर डीएनए का इस तरीके का नाम होता, TBXT, ये डीएनए का नाम है, हाँ, तो ये साइंटिफिक नाम है, साइंटिस्ट अपना देते रहते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी जो पढ़ते हैं उनको थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में वरी करने की ज़रूरत है कि ये क्या है, नहीं है। लेकिन वो जो जीन है जिसका नाम है TBXT, ये एक्सटिंक्ट होता चला गया, मतलब धीरे धीरे गायब होता चला गया, जिसके कारण हमारी पूँछ गायब होती चली गई, ठीक है। क्योंकि यही जीन था जो हमारे पूँछ के होने के पीछे रिस्पॉन्सिबल था। अगेन वही ये हमारा 4 फोर्सेस जो हमारे इवोल्यूशन के काम करते हैं, म्यूटेशन माने जो अल्ट्रावायलेट रे की किरण के कारण जो चेंज होते हैं, केमिकल प्रोसेस जो चेंज होते हैं, नेचुरल सिलेक्शन, कौन अपने आप को सर्वाइवल में फिट कर पाता है, नेचर में फिट कर पाता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट, मतलब कोई प्रजाति अगर कम है तो उसमें ज़्यादा हमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, ठीक है, नेचुरली। और जीन का फ्लो, मतलब हमें अपनी एक छोटी सी कम्युनिटी बना करके ही एक ही में जीन्स इंटरचेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा एक तरीके से एवोल्यूशन की दृष्टि से ख़राब माना जाता है। हम इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अब अलग अलग जगहों नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। अगर डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा और अलग अलग एक तरीके से लोग मिलेंगे और एक तरीके से अलग अलग, देखो डीएनए के लिए ना, जितना ज़्यादा नया डीएनए होगा उतना ज़्यादा इवोल्यूशन के चांस होंगे। अगर सेम टाइप के डीएनए से मिल रहा है तो उसमें इवोल्यूशन का इवन दो खतरा भी है, और एक तरीके से कह लो कि उसमें काफ़ी हानि भी है, ठीक है। ये हैं आर्डिपेथेकस रेमेडस, ये कुछ इस तरीके से दिखते थे, ठीक है। ये देखो, हमें जनरली इस तरीके का फिगर दिखाया जाता है, लेकिन ये ऐसा है नहीं, अब आपको पता चल गया होगा। मंकी, चिंपैंजीज, गोरिल्ला, ये इन्हें इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि हमारा डीएनए इनसे कुछ ना कुछ मिलता है, ठीक है। और ये देखो हमारे कुछ पूर्वज इस तरीके से दिखते थे, ये इनका कुछ चेहरा है।
पैरेंथ्रोपस कुछ इस तरीके से दिखते थे। नाम भी बहुत अजीब है, मैं ले नहीं पा रहा। होमो हैबिलस, होमो जॉर्जियस, होमो हेल्बर्जेनेसिस, ऑस्ट्रोपेथेकस एफ्रेंसिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस निएंडरथालेसिस, होमो सेपियंस निएंडरथल्स, होमो सेपियंस सेपियंस, मतलब ये आज का मानव। सो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन एवोल्यूशन। आपने देखा ह्यूमन एवोल्यूशन नहीं, थियरी ऑफ एवोल्यूशन, कि ये इवोल्यूशन चीज़ क्या है, ठीक है। देखो, इस चीज़ को समझने के लिए ना मैं आपको एक पर्सनली एक एडवाइस देता हूँ। आप वो ये कि आप डीएनए को देखो, सोचो, देखो हमारे शरीर में भी कितना कुछ है जो बदलाव हो रहा है, ठीक है। आपके शरीर में इतने सारे बदलाव हो रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा। जैसे अभी मैं हूँ, अभी मान लो मैंने खाना खाया होगा, तो अभी मेरे पेट में वो खाना पच रहा होगा। कितने सारी चीज़ें जो बॉडी खुद कर रही है, कैसे कर रही है। आपने हमने देखा एक स्पर्म और एक एग मिलता है तो एक बेबी बन जाता है, कैसे बन जा रहे हैं। तो ये सब सवाल है दैट यू शुड आस्क योरसेल्फ कि हाउ ऑल दिस थिंग्स आर एक तरीके से कमिंग टुगेदर एंड फॉर्म एन लाइफ, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है।